गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम विभिन्न कीटों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज का हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, नया चैप्टर है ये, जिसका नाम है खरीफ की फसलों के रोग। इस चैप्टर में हम खरीफ की फसलों पर होने वाले विभिन्न रोगों की बात करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर को छोटे छोटे बिंदुओं में बांट देते हैं। ये चैप्टर मूल रूप से 9 रोगों में बटा हुआ है। खरीफ की फसलों के 9 रोगों के बारे में अपन बात करेंगे। तो मैं आपके सामने पहले चैप्टर के पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, फिर अपन इसको चालू करेंगे। इस चैप्टर में जो पहला रोग आएगा वो आएगा बाजरे का मृदु रोमिल आसिता या हरित वाली रोग कहते हैं, ये आएगा। तो पाठ नीचे शुरू करते हैं। पहला रोग है बाजरे का मृदु रोमिल आसिता और हरित वाली रोग, ये अपना पहला रोग रहेगा। दूसरा रोग जो रहेगा इसके अंदर वो रहेगा बाजरे का अर्गट रोग। बाजरे का अर्गट रोग। तीसरा रोग रहेगा वो रहेगा कपास का म्लानी रोग। कपास का म्लानी रोग। रोग नंबर 4 रहेगा मूंगफली का पर्णचित्ती रोग। मूंगफली का पर्णचित्ती रोग, इसे पर्ण टिक्का रोग भी कहते हैं। अगला रोग रहेगा वो रहेगा मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग। मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग। रोग नंबर जो अपना 6 है वो रहेगा कपास का जीवाणु अंगमारी रोग। कपास का जीवाणु अंगमारी रोग। रोग नंबर 7 रहेगा वो है भिंडी का पीत शिरामोचक। पीत शिरामोचक रोग। रोग नंबर जो 8 है वो रहेगा टमाटर का पर्णकुंचन रोग। और रोग नंबर 9 जो आखिरी रोग है वो रहेगा टमाटर का अगेती झुलसा रोग। अगेती झुलसा। ये टोटल 9 रोग रहेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं। पहला रोग रहेगा बाजरे का मृदु रोमिल या हरी महिंता रोग रहेगा। वापस रिपीट कर रहा हूं। जो पहला रोग है वो रहेगा अपने बाजरे का मृदु रोमिल आसिता, एक और साथ में है इसके हरित वाली रोग। दूसरा रोग रहेगा वह बाजरे का अर्गट रोग रहेगा। तीसरा रहेगा कपास का म्लानी रोग रहेगा। नंबर 4 रहेगा मूंगफली का पर्णचित्ती रोग। नंबर 5 रहेगा मूंगफली का जीवाणु गुच्छा रोग। नंबर 6 रहेगा वो रहेगा कपास का जीवाणु अंगमारी रोग। नंबर 7 रहेगा भिंडी का पीत शिरामोचक रोग। नंबर 8 रहेगा टमाटर का पर्णकुंचन और नंबर 9 रहेगा टमाटर का अगेती झुलसा रोग। तो ये 9 रोग इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले खरीफ की फसल का पहला जो रोग है वो है बाजरे का मृदु रोमिल हरित वाली रोग। तो इन जितने भी रोग पढ़ेंगे, इन रोगों के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसका रोग जनक कार्य क्या है,
फिर अपन देखेंगे इसके अंदर लक्षण क्या होते हैं और फिर इसका प्रबंधन क्या है, तो इनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला रोग। बाजरे का मृदु रोग में नासिका या हरित वाली रोग, ये अपना पहला रोग है। तो शुरू करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस रोग को सामान्य तौर पर जोगिया रोग भी कहते हैं। इस सामान्य नाम जोगिया रोग। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जोगिया रोग किस रोग को कहा जाता है और किस पादप को ये प्रभावित करता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो जोगिया रोग भी कहते हैं। इस रोग की जो खोज की थी वो की थी E.J. बटलर ने। खोज करता है E.J. बटलर ने इस रोग की खोज की थी। और इस रोग का जो प्रसार है वो भारत के संपूर्ण राज्य जहां जहां बाजरे की पैदावार होती है वहां वहां यह रोग पाया जाता है। तो ये भारत का एक कॉमन सामान्य रोग है कि जहां बाजरे का उत्पादन होगा वहां ये अपना प्रभाव प्रकट करता है। फिर बात करते हैं इसके अंदर लक्षणों की। तो इस रोग के अंदर लक्षणों के आधार पर, इस रोग को लक्षणों के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है वो है मृदु रोमी नासिका और दूसरा है हरित बाली रोग। मृदु रोमिल आसिता और दूसरा है इसका हरित बाली। ये दो इसके अंदर रोग के प्रकार है जो केवल लक्षणों के आधार पर है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मृदु रोमिल। मृदु रोमिल आसिता का प्रभाव होता है वो पत्तियों पर दिखाई देता है और ये सर्वांगीण रूप से पत्तियों पर पाया जाता है, पादप को प्रभावित करता है। रोग ग्रसित पत्तियां जो होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं और साथ में पौधे की हाइट क्या रहती है, बौनी रह जाती है। तो इसके लक्षण क्या देखे आपने, सर्वांगीण होता है, साथ में पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, पौधे की हाइट ग्रोथ नहीं करती यानी पौधा बौना रहता है और रोग ग्रसित पत्तियों पर पीली सफेद लंबी धारियां बन जाती है जो लाइनें आपको पत्तियों पर दिखाई देती है। अभी मैं आपको उसका डायग्राम भी दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले कुछ लक्षणों की बात कर लूँ तो ये धारियां दिखाई देती है। उसके बाद में असंक्रमित पत्तियां होती है, उनकी नीचे सतह पर धारियों के पास में सफेद रंग की तंतुनुमा गुच्छे दिखाई देते हैं और उन्हीं गुच्छों की उपस्थिति के कारण इसको बोलते हैं मृदु रोमिल आसिता कहा जाता है। और ये धीरे धीरे जो लाइनें होती है ये समय के साथ भूरे रंग की हो जाती है, पादप की पत्तियां मुड़ जाती है और उसमें झुर्रियां दिखाई देने लगती है। तो ये मूल रूप से मृदु रोमिल आसिता का लक्षण है। वापस बता रहा हूँ, देखिए मृदु रोमिल आसिता के अंदर पादप पर पत्तियों इससे प्रभावित होती है। इसके अंदर पत्तियों की जो रंग होता है, पत्तियों का जो रंग होता है वो कैसा होता है, पीला हो जाता है, सर्वांगीण रूप से पादप को प्रभावित करता है ये। और साथ के अंदर इसके ऊपर पत्तियों के ऊपर लाइनें हो जाती है, पत्ती की नीचे सतह के ऊपर सफेद पीले रंग की लाइनें हो जाती है और इन लाइनों पर धीरे धीरे क्या होता है, मृदु रोमिल संरचना दिखाई देती है और इसी कारण से इसको मृदु रोमिल आसिता कहा जाता है। फिर ये जो लाइनें थी ये धीरे धीरे भूरी रंग की हो जाती है और पत्तियां वहां से मुड़ जाती है और बाद में पौधा क्या होता है, झुर्रीदार दिखाई देता है, पत्तियों के कारण झुर्रियोंदार दिखाई देता है। तो ये मृदु रोमिल आसिता के लक्षण थे। अब मैं आपको मृदु रोमिल आसिता से संक्रमित पादप का भाग, पादप की पत्तियां दिखा रहा हूँ, आप देखिए।
तो आपने डायग्राम देखा, तो ये लक्षण हमने अभी डिस्कस किए थे। अब शुरू करते हैं हरित वाली अवस्था। हरित वाली अवस्था मूल रूप से पुष्पक्रम, पुष्पक्रम किसे कहते हैं? ये बाजरे का पादप है। ये होता है पुष्पक्रम, जो बाद में अपना उत्पाद बनता है। ये होता है तना और ये होती है पर्ण। तो मृदु रोमिलासिता इन पर प्रभाव डालती है, और जो हरित वाली अवस्था होती है वो इस पर प्रभाव डालती है। तो हरित वाली संक्रमित पादप होता है, उसमें पहली पॉसिबिलिटी होती है कि उसके अंदर पुष्पक्रम आता ही नहीं, और अगर आ भी जाता है तो उसका रंग हरा रहता है और जो नीचे वाली पत्तियां होती है उसके समान ही दिखाई देता है, इसीलिए इसे हरित वाली अवस्था कहते हैं। ठीक है, इजी था, या तो होता ही नहीं है, और होता है तो नीचे वाली हरी पत्तियों के समान दिखाई देता है, और इसके कारण उत्पाद प्राप्त नहीं होता। तो डायग्राम देखिए, आपको दिखाता हूँ हरित वाली अवस्था का डायग्राम। देखिए, तो डायग्राम आपने देखा, तो ये था हरित वाली अवस्था। फिर बात करते हैं इसका रोगजनक। रोगजनक होता है वो है कवक। इसका रोगजनक है वो है कवक, और कवक का नाम लिख रहा हूं स्क्लेरोस्पेरा ग्रेमिनीकोला। ये वंश हो गया, और ग्रेमिनीकोला क्या हो गई? जाति हो गई। तो स्क्लेरोस्पेरा ग्रेमिनीकोला जो कवक होता है वह क्या करता है, इस रोग के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी जो उस्पोर अवस्था होती है, निषेकांड अवस्था होती है, वो क्या करती है? पादप को संक्रमित करती है। ये था इसका रोग कारक। अब बात करते हैं इसके प्रबंधन की। जैसा कि पढ़ते आए हैं पहले कि प्रबंधन 3 चरणों में देखते हैं अपन। सबसे पहले सस्य प्रबंधन, फिर बात करते हैं जैविक प्रबंधन, और फिर करते हैं रासायनिक प्रबंधन। तो यहाँ शुरू करते हैं सबसे पहले सस्य प्रबंधन। तो सस्य प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। मतलब जब भी खेती करें तो बीज कैसे होने चाहिए? स्वस्थ होने चाहिए और उपचारित होने चाहिए, श्रेष्ठ किस्म के बीज होने चाहिए। स्थानीय या फिर जो कमजोर किस्म के हैं, रोगी बीज हैं, उनका प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात करते हैं
कि गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, नीचे वाली मिट्टी ऊपर आएगी और मृदा के अंदर जितने भी रोग कारक कीटों के अंडे, उनके लार्वा या उनके ऊसपोर जो भी निष्काम अवस्था होती है वो सारी की सारी कैसी जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो गहरी जुताई गर्मी के टाइम पर करनी चाहिए। फिर बात करते हैं खेत के अंदर पौधे के जो पहली फसल लगी हुई थी उस फसल को काटने के बाद उसके जो अवशेष बच जाते हैं उनको उखाड़ कर उनको जला देना चाहिए या उनको अवशेष निस्तापन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अवशेष इन रोग कारकों के शरण स्थल के रूप में होते हैं और फिर बाद में वहां से फिर नई जनरेशन चालू हो जाती है। तो ये वो तरीके हैं सस्य प्रबंधन में जिसके द्वारा हम संक्रमण कारी कारकों से या रोग कारकों से अपने फसल को, अपने उत्पाद को बचा सकते हैं। फिर बात करते हैं जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन के लिए बीजों को एक विशिष्ट कल्चर या विशिष्ट प्रक्रिया, संवर्धन प्रक्रिया के द्वारा उन्हें उपचारित करना चाहिए और इसके लिए श्रेष्ठतम जो तरीका होता है वो है ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस द्वारा उनको उपचारित किया जाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, उपचारित करने पर इनके अंदर उनके प्रति प्रतिरोधीता प्रकट हो जाती है। फिर बात करते हैं जैविक प्रबंधन के अंदर तो प्रतिरोधी किस्में होती है इसकी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पूसा मोती, पूसा 23, ICMH 8808, फिर है राजस्थान 171। ये जो प्रतिरोधी किस्में हैं इनको अगर बाजरे को उत्पादन करवाया जाए, इनको उगाया जाए तो इस रोग का संक्रमण नहीं होता, क्योंकि ये बीज उपचारित है और इनके इस रोग के प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती है। तो ऐसा होने पर यह बाजरे का मृदु रोमिलासिता और हरित वाली फसल में प्रकट नहीं होता। तो ये था अपना जैविक प्रबंधन। फिर बात करते हैं रासायनिक उपचार की। तो रासायनिक उपचार के लिए मेटालेक्सिल 6 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से रासायनिक पदार्थ को लेकर 1 किलो बीजों को लेकर 6 ग्राम मेटालेक्सिल की मात्रा लेनी है। तो उससे बीजों को उपचारित करके अगर बीजों को उगाया जाए तो संक्रमण की संभावना नहीं रहती है। फिर बात करते हैं दूसरा उपचार, तो वो है अपना मैंकोजेब। तो मैंकोजेब बुआई से 21 दिन पहले मैंकोजेब से बीजों को उपचारित करके अगर फिर बाद में उगाया जाए तो बीज क्या रहेंगे, उसके प्रति प्रतिरोधकता प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा होने पर बीजों को संक्रमण से बचाया जा सकता है और उत्पाद श्रेष्ठ मिलेगा। तो ये था अपना पहला रोग, मृदु रोमिलासिता व हरित वाली रोग। तो ये आपने देखा और पढ़ा, समझा, इसके नोट्स आपको मेंशन करने हैं। तो ये अपना पहला रोग पूरा होता है।